नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कंप्लीट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं वर्ग 12 का जो इतिहास विषय है, उसमें जो पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्तिया, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता, मतलब उसी के बारे में बताना है। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल हमने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को बताया था बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे इसको, हर बातों को, छोटी से छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है कि ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में जानकारी लेना है। और कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता थे। तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या, उसका खोज किसने किया था, कैसे पता चला इस सभ्यता के बारे में, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक इसका फैला हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। जैसे भारत का विस्तार है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में सबसे पहले हम इतिहास का परिभाषा जानेंगे। हालांकि ये मैंने कल भी बताया था इतिहास के बारे में कि अतीत में की गई बातें या बीता हुआ बातें क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। जैसे बीती हुई बातों को ही अध्ययन कराना क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनता है, इति प्लस हास। इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है क्या? बीता हुआ। बीता हुआ। इति का मतलब होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है क्या? कहानी, बीती हुई। अब इतिहास का मतलब क्या हुआ? जो बीती हुई कहानियों के बारे में बताता है, जो बीती हुई बातों के बारे में बताता है, क्या कहलाता है? इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब इतिहास में जानेंगे क्या? बीती हुई बातें जैसे क्या हो सकता है? जो पहले पुराने चीज़ों को, जैसे हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा बात वो इतिहास पढ़ मतलब बीत चुका है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हुए क्या कहलाता है? इतिहास। और इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? इतिहास के पिता, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसका कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। अब हम फिर से एक बार विस्तार से फिर समझ लेंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें हर चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? कल्पना करके पढ़ना पड़ेगा, अनुमानतः पढ़ना पड़ेगा। जो भी इतिहासकार होंगे, कोई भी चीज़ बताएंगे, इस इतिहास से संबंधित कोई भी मतलब घटना हो, उसको हम लोग डायरेक्ट उसको सत्य साबित नहीं करेंगे, अनुमान के तौर पर बताया जाएगा। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो भी साक्ष्य मिलेगा उसको इतिहासकार अनुमान के तौर पे बताएगा कि हो सकता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, इन वस्तुओं, इन पुरातात्विक स्थलों या इन पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब चलिए तो हम बताते हैं, सबसे पहले जानेंगे ये भी, और इन जानने के लिए हमें मतलब शताब्दी, सन, दशक के बारे में जानना जरूरी होगा। तो शताब्दी क्या होता है, दशक क्या होता है और सन क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये तो बातें समझ में आ गया कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन सा? इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है क्या? कहानी। जो बीती हुई कहानियों को बतलाता है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। और ये बातें हो गए। उसके बाद हम जानेंगे कि शताब्दी। सबसे पहले दिन से लेते हैं। मान के चलिए 365 दिन। 365 दिन बराबर कितना होता है? एक वर्ष। मतलब एक वर्ष कहें तो एक वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 365 दिन, या 365 दिन बराबर एक वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे एक वर्ष, तो अब यहाँ पे लेंगे 10 वर्ष। 10 वर्ष बराबर हमारा कितना हो जाता है? एक दशक। 10 वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक दशक होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? 365 दिन बराबर एक वर्ष और 10 वर्ष बराबर एक दशक। वैसे ही अब फिर हम करेंगे 10 दशक। 10 दशक बराबर, 10 दशक बराबर होगा हमारा एक शताब्दी। एक शताब्दी, एक शताब्दी या 100 वर्ष। एक शताब्दी, सदी ही इसको बोला जाता है। एक शताब्दी या सदी। ठीक है, एक शताब्दी या सदी या क्या? 100 वर्ष। मतलब कि 365 दिन बराबर एक वर्ष और 10 वर्ष बराबर एक दशक। वहीं 10 दशक बराबर हमारा कितना होगा? तो 10 दशक बराबर होगा एक शताब्दी या 100 वर्ष, या एक सदी भी बोला जाता है। ऐसे हम फिर बोल सकते हैं
कि 100 वर्ष बराबर कितना दशक, तो 100 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 10 दशक, कितना 100 वर्ष बराबर 10 दशक। वैसे ही अब शताब्दी और दशक समझ में आ गया कि 365 दिन बराबर 1 वर्ष और 10 वर्ष बराबर 1 दशक, मतलब 10 वर्षों को 1 से लेकर 10 वर्षों को 1 दशक बोला जाता है। और फिर वहीं 10 दशक लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 शताब्दी या सदी या 100 वर्ष, तो 100 वर्ष बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 दशक आ जाएगा। ठीक है, अब आज के डेट में इसका कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे अभी हम बोलेंगे कि 2000, ये कल हमने बातें बताया था लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बताया था, थोड़ा इसको गहराई से समझते हैं और आराम आराम से समझते हैं ताकि हर चीज बातें एकदम बारीकी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल हमने बताया था यहाँ पे कि 2024 है आज के डेट में, ये क्या है, अभी मतलब इसे बोल दिया जाए कि कौन सा दशक है और कौन सा शताब्दी है, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा 2000 कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी, क्या 21वीं शताब्दी। और ये कौन सा दशक होगा, ये 2024 है तो तीसरा दशक, कौन सा दशक, तीसरा दशक। समझ में आ रहा है ना, 2024 क्या होगा, तो 21वीं शताब्दी और तीसरा दशक, बिल्कुल समझ में आ रही है ये बातें। अब फिर से हम देखते हैं, जैसे मान चलिए 1985 लिखते हैं, 1985 को बोला जाएगा क्या कि ये कौन सा शताब्दी है और कौन सा दशक है। तो पहले हम सन को देखेंगे, 1000 से मतलब 100 सालों वाला देखेंगे, 100 साल में कौन आ रहा है, तो 1900 आ रहा है, तो 1900 को पहले देखेंगे कौन सा शताब्दी है, तो 1900 यहाँ पे 20 हो रहा था, 20 का क्या हुआ 21, मतलब एक जोड़ देना है। जब भी शताब्दी पूछेगा, शताब्दी मतलब कहेगा कि कौन सा शताब्दी चल रहा है, उसमें एक जोड़ के बताना है कि ये शताब्दी चल रहा है। ठीक है, जैसे कहा कि 2024, ये 2024 है लेकिन इसमें एक जोड़ देना है, 2000 है तो इसमें जोड़ेंगे 1 की, 21वीं शताब्दी है। ऐसा ही कहेगा 1800 तो कौन सा शताब्दी होगा, तो 19वीं शताब्दी होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे एक 1985 में जो है तो उसमें 19 है तो उसमें एक जोड़ देना है, एक जोड़ेंगे तो 20, तो ये कौन सा शताब्दी होगा, 20वीं शताब्दी या सदी, 20वीं शताब्दी या सदी। और कौन सा दशक होगा, तो हम बोले थे कि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में क्या होता है, एक दशक कहलाता है। तो कौन सा दशक हो जाएगा, 1 से लेकर ऐसे बोला जाएगा, ये कौन सा दशक हुआ, 9वां दशक, 9वां दशक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 9वां दशक, क्योंकि 1 से लेकर जैसे गिना जाए, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग कि 1 से लेकर 10 एक दशक, ठीक है, फिर 10 से लेकर 20 2 दशक, फिर 20 से लेकर 30 3 दशक, ऐसे करके फिर 30 से लेकर 40 कितना दशक, चौथा, फिर 40 से लेकर 50 छठा, फिर 50 से 60 सातवां, और फिर 40, 1 दशक 2 दशक 3 दशक 4 दशक, ये 5 दशक, सॉरी यहाँ पे 5 दशक, ये वाला कौन सा 6 दशक, और 60 से लेकर 70 में कौन सा दशक हो जाएगा, फिर से ये 7 दशक, और 70 से लेकर 80 में कौन सा दशक होगा, ये 8 दशक होगा, और 80 से लेकर 90 के बीच में कौन सा दशक हो जाएगा, ये 9 दशक हो जाएगा। तो बताया ना 20वीं शताब्दी और 9वां दशक। फिर से एक बार समझ लेते हैं शताब्दी और दशक के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कि 1985 को कैसे समझना है, 1985 में कौन सा दशक है और कौन सा शताब्दी है, मतलब कितनी ये इसको बोला जाएगा, 1985 बोला जा रहा है तो कौन सा शताब्दी चलता है इस टाइम पे, तो 19 है तो यहाँ पे जोड़ना है, तो ये कौन सा शताब्दी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। और कौन सा दशक, तो दशक में देखने के लिए हम पहले ही बताएं कि यहाँ पे जोड़ना है 1 से लेकर 10, फिर 10 से 20, ये वर्ष दिखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, वर्ष, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे करके तो इसमें देखा जाएगा तो एक वर्ष, मतलब 1 दशक 2 दशक 3 दशक 4 दशक 5 दशक 6 दशक 7 दशक 8 दशक, ऐसे करके। तो यहाँ पे कौन सा दशक होगा, ये 8 से 9 के बीच में, तो 80 से 90 के बीच में, तो कौन सा दशक होगा, 9वां दशक। तो ऐसा ही हो जाएगा क्या, ये 9वां दशक, मतलब क्या कि 20वीं शताब्दी और 9वां दशक है, 20वीं शताब्दी और 9वां दशक। ये बातें समझ में आ गया पूरा। अब हम देखेंगे, ये तो बातें समझ में आ गया कि 1 वर्ष मतलब 10 वर्ष बराबर 1 दशक, और 1 दशक बराबर 10 वर्ष। वैसे ही 10 दशक बराबर 1 शताब्दी, और 1 शताब्दी बराबर कितना दशक, तो 1 शताब्दी बराबर लगभग 10 दशक, लगभग नहीं 10 दशक। ठीक है, अब चलिए इतना तो बातें समझ में आ गया। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। अब दशक, शताब्दी, इतिहास, उसके जनक, ये सब पता चल गया। अब इसके बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ।
तो लगभग 1853 से लेकर 1856 के बीच में जो पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर से लेकर कराची के बीच में मतलब मध्य में रेल पटरियां बिछाई जा रही थी। उसी के क्रम में यहाँ से कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जैसे ईंटें मिली। वहाँ से साक्ष्य मिलने के बाद इतिहासकार क्या किया, जो पुरातात्विक वहाँ पे जो खोजा गया था उसको मतलब ऐसे दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि पहले हमारा देश किसके गुलाम था, ब्रिटिश शासन के। और जो देश पे शासन करते थे वो कौन थे, ब्रिटिश थे। और उस समय पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था, ब्रिटिश शासन के बाद बोला जा रहा है, जिसमें हमारा देश, जिसमें पाकिस्तान भी हम लोग में सम्मिलित था, उस टाइम पे गुलाम था। उसी समय क्या बताया जा रहा है, लाहौर से लेकर कराची के बीच में रेल पटरियां बिछाई जा रही थी। उसी के क्रम में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जो खुदाई के समय रेल पटरियां बिछाने के समय कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले, जिसमें कुछ ईंटें मिली। इसको अंग्रेजी शासन मतलब ये समझ के छोड़ दिया कि भारत में कुछ इसका विकास हुआ ही नहीं है। ये लोग इतने मतलब भारत को निश्चित दिखाते थे, मतलब भारत को कुछ समझते नहीं थे। ये सोचते थे कि ऐसा कुछ हुआ, कहीं का हुआ होगा, छोड़िए इसको हटाओ, ऐसे करके जो भी मतलब विकास हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ होगा, यहाँ पे भारत में कुछ भी ऐसा सभ्यता के जन्म नहीं हो सकता है। इसके मद्देनजर मतलब रखते हुए कहा कि ये सब इसको हटा दिया। 1953 से 1956 के बीच में ये रेल पटरियां बिछाई जा रही, उसी के क्रम में कुछ अवशेष मिला था, ठीक है। लेकिन फिर से जब 1921 के समय आया, 1853 से 1856 में क्या बिछाया जा रहा था, ये रेल पटरियां बिछाई जा रही थी। लेकिन जब 1921 का समय आया, तब भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में ये जो साक्ष्य मिला हुआ था उसको वहां पे जाकर फिर से किसके सहायता से, हड़प्पा में किसके समक्ष में, तो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में क्या किया गया था, इसको खोजा गया था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल का ही खुदाई किया गया था। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये पुरातात्विक वस्तुएं क्या होती है, ये सब के बारे में फिर से हम आगे चल के इसी टॉपिक पे आएंगे। जैसे मान के चलिए किसी भी चीज को, किसी भी इतिहास को पता करने के लिए सबसे पहले हमें पुरातत्व मतलब पुराने चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब उसी से हम अनुमान लगाकर किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर मान के चलिए ये जो हमारा स्टूडियो है, कभी किसी दुर्घटना के वश के कारण, जैसे स्टूडियो का मतलब ये हुआ, ये स्मार्ट बोर्ड, पेन, लाइट, ये बेंच, ये स्टैंड, ऐसे करके बहुत सारे जो मोबाइल, इसमें बहुत सारी चीजें, ये बोर्ड है, अचानक क्या होगा कि किसी कारण से क्या करेगा, धरती में विलीन हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। लगभग किसी कारण, प्रकृति कारण भी हो सकता है, भूकंप के कारण, ये विलीन होने के कारण अब इसको लगभग 100 वर्ष या 200 वर्षों के बाद खुदाई किया जाता है इसी जगह का। और यहाँ से अगर कुछ मिलता है, यहाँ से कोई वस्तु, जैसे क्या मिल सकता है, इसमें से ये टूटकर ग्लास मिलेगा, इसमें से जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक सामान ये मिल सकता है, ये पेंसिल मिल सकता है, प्लास्टिक का वस्तु मिल सकती है, लकड़ी का वस्तु मिल सकता है। तो इतिहासकार ऐसे क्या अनुमान लगाएगा, फैन है, पंखा है, उसमें से कुछ पत्तियां टूट के गिर सकती है, तो इतिहासकार इसमें क्या अनुमान लगाएगा, ये डायरेक्ट इस पर कहेगा कि हो सकता है कि पहले के लोग ग्लास मतलब शीशा का प्रयोग करते थे, हो सकता है कि पहले का लोग, ऐसा अनुमान लगाएगा कि हो सकता है कि पहले के लोग मतलब जटिल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का क्या करते थे, उपयोग करते थे। वहां पे ऐसे लकड़ियां जो मिलेगी, जो बेंच मिलेगा, उस पर हो सकता है कि इतिहासकार कहेगा क्या कि हो सकता है कि जो ये लकड़ियों का प्रयोग किया गया उस समय हथियार के रूप में किया गया, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम लोग इस यहाँ पे बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, बेंचों का प्रयोग करते हैं, उसको ये अनुमान लगाकर इतिहासकार बोलेगा। तो वहां से भी जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो भी वस्तुएं मिली है, जो भी साक्ष्य मिला है, उसको इतिहासकार अनुमान लगाकर बताता है कि हो सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो वस्तुएं मिला है, इसका प्रयोग उस समय के मानव इस तरीके से करता था। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ था। किस आकार में, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार आकार में ये फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। मतलब ये त्रिभुजाकार था। इसकी आकृति मतलब तीन मुख्य रूप से 3 देशों में भी फैला हुआ था, इसके बारे में बताया जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल कितना था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं, जैसे हम लोग इसको देखेंगे क्या कि इसकी सबसे उत्तरी बिंदु, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन था,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा। वैसे जैसे जैसे भारत में सबसे उत्तरी बिंदु किसको बोला जाता है, इंदिरा कल को, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को, ऐसे ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किसको बोला जाता है, किबुती को बोला जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किसको बोला जाता है, तो गोहर माथा को जो गुजरात में स्थित है। वैसे ही इसके बारे में जानेंगे, इसका दिशा ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण, और क्या हो सकता है ये पूरब, पूरब इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, और ये है वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इधर ऊपर वाला क्या है उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, पूरब, ये क्या है पश्चिम। अब देखते हैं कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कहाँ पे स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पर, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह आलमगीरपुर मुख्य रूप से मेरठ वाले क्षेत्र की तरफ पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ है उसी के आसपास ये पाया जाता है आलमगीरपुर। ये सबसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाए, जैसे भारत का सबसे पूर्वी स्थल ये बिंदु माना जाता है, किसको माना जाता है सबसे पूर्वी, तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी बिंदु किसको बोला जाएगा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी पे, ठीक है। और ऊपर की तरफ चलते उत्तर में, तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु किसको माना जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये क्या है, चेनाब नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर मंदा, किसको, मंदा एक शहर है, मंदा, ठीक है, मंडा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में मंडा किस नदी के तट पर, तो चेनाब नदी के तट पर, सबसे उत्तरी बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, तो जम्मू कश्मीर में मंडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब आते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पे, दैमाबाद, दैमाबाद जगह है एक, दैमाबाद जगह है जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ऐसे बोला जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है, जो ये पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्र में पड़ता है, ये सीमा कौन सा, बलूचिस्तान, 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 सुतगा गंडोर, कौन सा जगह बलूचिस्तान में, ये सिंध, मतलब सिंध पता है ये प्रांत है, बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान का प्रांत है, प्रांत का मतलब राज्य, ये पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, उसी में सुतका गंडोर, सुतका गंडोर एक जगह है, और किस नदी के तट पर स्थित है, तो दास्क नदी के, दास्क नदी के तट पर स्थित है सुतका गंडोर। और ये जो बलूचिस्तान वाला सीमा है वो कहाँ पे मतलब जो बलूचिस्तान प्रांत है वो कहाँ पे मिलता है, तो ईरान और पाकिस्तान के सीमा के आसपास ये वाला क्षेत्र है। तो अब समझ में आ गया ये बातें। सबसे पहले चलिए एक बार ट्राई कर जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर मंदा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यूपी में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वैसा ही ये सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो बलूचिस्तान में, ये जो ईरान और पाकिस्तान का सीमा के आसपास ये पड़ता है, ये सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान का ये प्रांत है, राज्य है। और सुतगागंडोर में दास नदी के तट पर स्थित है सबसे पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो महाराष्ट्र में दायमाबाद में गोदावरी नदी के तट पे। और ये कैसा आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये किस आकृति में फैला हुआ है, तो त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना लाख किलोमीटर है, तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। इतना बातें समझ में आ गया। चलिए, मुख्य रूप से इसमें कांसा धातु का उपयोग होता था। किसका, कांसा मिश्र धातु का, कांसा मिश्र धातु का उपयोग होता था। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर धातु मिला है तो कांसा धातु मतलब कांसा मिश्र धातु का इसमें उपयोग होता था। सबसे पहले सिंधु घाटी में खोजा गया स्थल क्या था, सबसे धातु क्या था, तो तांबा।
सबसे पहले खोजा गया सिंधु घाटी में धातु क्या था? तो तांबा। तांबा को बोला जाता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी में खोजा हुआ धातु कौन था? तांबा था। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया। बिल्कुल ही आसान तरीका से सब चीज चलना है सीखते हुए। अगर ऐसा नहीं कहीं पे समझ में नहीं आया हो, हमको उम्मीद है कि सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हट रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आ गया समझ में। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस याद करना है, इसमें सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि इसका कैसा आकृति था। अब तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब चीज़ बता दिए। अब इसके बारे में बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ, ऐसी कैसी मतलब कैसा प्रणाली था, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सभ्यता जैसे ऐसे जो साक्ष्य मिला, पुरातात्विक अवशेष मिला, जिसको देख के मतलब इतिहासकार भी दंग है कि मतलब इतना लगभग ये कितना कितना ये इसका सन भी देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार विस्तार भी। ये लगभग 2350 से लेकर चाहे ऐसे 2500 से माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक यह क्या हुआ था? फैला हुआ था। फैला कर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक इसका मतलब काल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना से कितना के बीच में रहा? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, और ये भी, और कभी कभी इसका डाटा ऐसे भी मिलता है कि डायरेक्ट 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मतलब उसमें भी उसी शासनकाल में उसी के अंतर्गत ही ये विकास किया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये भी बातें समझ में आ गया। अब हम कहेंगे कि कैसे, अब इसके बारे में जानेंगे कि ये एक प्रकार से नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को अनेकों नामों से भी जाना जाता है, इसके बारे में भी कल हमने चर्चा किया था। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी इसके बारे में भी देखेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र दैमाबाद। और पूर्व में कौन सा है? तो आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पे। और पश्चिम में कौन सा है? बलूचिस्तान सुतका गंडोर दासक नदी के तट पे। ठीक है, ये सब क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत मतलब विकसित सभ्यता था। इसमें इसको अनेक नामों से भी जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोले, ये अनेक नामों से इसको जाना जाएगा। इसका नामांकन आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ये सब सभ्यता थी। इसमें मतलब पहली बार मतलब ऐसे पहली लिपि पढ़ने वाले चाहे लिखने वाले इसमें लिखा गया, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय, इसमें नगरों का विकास हुआ, इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता इसको भी बोला जाता है। कांसा का इसलिए पहली बार इसमें कांसा का प्रयोग हुआ था, मिश्र धातु का, इसलिए इसको प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ऐसे एक और है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, मतलब सरस्वती नदी सभ्यता इसको बोला जाता है, क्योंकि अधिकांश स्थल जो मिला है कहाँ से मिला है? सरस्वती नदी के आसपास मिला है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब इतिहासकार कैसे मान के चलिए, कैसे हम इसको नाम धर दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है? कोई भी कहेगा ना, जैसे किसी का नाम हो तो हम तो कभी जानते नहीं थे सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे सिंधु सभ्यता में हम लोग तो थे नहीं कि उसको पता चल जाए। इतिहासकार केवल अनुमान पे लगाया गया है। जैसे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी, नामांकन भी अलग प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, जैसे नाम भी उसका लिया जाता होगा जो अलग प्रकार से, लेकिन इतिहासकार किस आधार पर उसका नामांकन किया है? तो नदियों के आधार पर। जैसे जितना भी स्थल जो मिला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के बाद जितना भी स्थल मिला वो सब सिंधु नदी के आसपास मिला, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? सिंधु नदी सभ्यता बोल दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा नामांकन भी इसका कर देंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें जो है उसको पढ़ना है। ठीक है, कल हमने जहां तक पढ़ाया था वहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाला बेसिक था जो बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी समझा दिए थे, आप लोगों को पता ना समझ में आया है कि नहीं, इसीलिए हम आज इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अगर बहुत ही अच्छा है, वो भी अगर आप उसमें से जो मेन मेन पॉइंट है उसमें भी दिया गया, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। और ये तो पूरा विस्तृत रूप से एकदम और धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं हम, देखेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के, जैसे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, कैसा इतिहास रहा इसका, सभ्यता का विस्तार, किस प्रकार से ये फैला, कहाँ कहाँ पे फैला है, प्रमुख स्थल इसका कौन कौन सा है, नगर नियोजन किस प्रकार से इसमें, कैसे मतलब कैसे इसमें नगर नियोजन, इतना अच्छा सा पक्की ईंटों का निर्माण, ऐसा भव्य महल जिसको मतलब 2 ताला आज से हम लोग 20 से 30 साल पीछे जाएंगे तो अधिकांश घरों पक्की ईंटों की नहीं होती थी ऐसे, और वहाँ पे आज से 4500 साल पुराना इतिहास है जिसमें नगर नियोजनों का निर्माण मिलता है। ऐसा नगर नियोजन जो पूरा एकदम व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण किया गया था।
प्रत्येक गलियां उसके समकोण पे काटती थी, प्रत्येक जो नालियां आती थी उस समकोण चौराहे पर आकर काटती थी, और नालियों को सफाई करने के लिए उत्तम प्रबंध भी किया गया था उस सभ्यता में। सामाजिक जीवन वहाँ का कैसा था, हड़प्पा सभ्यता में कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, भोजन प्रणाली कैसे वो खान पान रखते थे, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में फिर से आज एक बार देखते चलते हैं। ठीक है, ये है सब देख लीजिए इंडस वैली सभ्यता। देखो ये स्नानागार है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, मोहनजोदड़ो का, ऐसा माहौल है। अब एक और बात है इसमें, फिर से देख लेते हैं इसमें जो दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें कि इसमें नगरों का जो निर्माण हुआ है, जो नगरों का विकास हुआ है, सबसे पहले इसमें ये कितना लाख में फैला था, तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ, ये वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। और इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, जो नगरों का निर्माण हुआ, जो मतलब किसके सबसे पहले इसमें खुदाई में किया गया था, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और 1921 में क्या किया गया था, इसको निर्देश दिया गया था किसके द्वारा, जो भारतीय पुरातत्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में क्या कहा गया था, इसको किसको खुदाई करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किया गया था, आदेश दिया गया था। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दो प्रकार का नगर निर्माण था, एक था ये पूर्वी टीला और एक था ये पश्चिमी टीला, एक था पश्चिमी टीला, एक था क्या पूर्वी टीला। ठीक है, अब पश्चिमी टीला को क्या बोला जाता था, जैसे पूर्वी टीला हो गया, और ये क्या है पश्चिमी टीला। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जहां जहां भी खुदाई हुआ है वहां पे दो टीला मिला हुआ है, एक था पूर्वी टीला, एक क्या है पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला है हमेशा थोड़ा ऊंचे स्थानों पर बनाया गया है, ऊंचे स्थलों पर क्या किया गया है, पश्चिमी टीला को बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्ग। जो इतिहासकार है उसको क्या बोला है, दुर्ग बोला है। और पूर्वी टीला अक्सर इसको क्या बोला जाता था, नगर। और जो ये ऊंचे स्थलों पर बनाया जाता था, ऊंचे स्थलों पर इसलिए बनाया जाता था, यहाँ पे जो अवशेष या पुरातात्विक स्थल मिला है कि इतिहासकार अनुमान भी लगाया कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग यहाँ कोई यहाँ पे शासक या राजा रहता हो। इसके वजह से इस टीला को सुरक्षा के तौर से इसको ऊंचे भाग में बनाया जाता था। और ये किस दिशा में रहता था, तो पश्चिमी। कभी भी सभ्यता में पश्चिमी दिशा में कौन सा रहता था, दुर्ग, और पूर्वी दिशा में कौन सा रहता था, नगर। और दुर्ग को हमेशा एक पक्की ईंटों से क्या कर दिया जाता था, रक्षा दीवार बना दिया जाता था। इस दुर्ग को किससे बनाया जाता था, पक्की ईंटों से रक्षा दीवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, पक्की ईंटों से क्या किया गया था, रक्षा दीवार, और नीचे जो अंदर वाला ईंट था उसको कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। ठीक है, और नगर को ऐसे ही एक ही रक्षा दीवार से घेर के छोड़ दिया जाता था। इससे ये भी इतिहासकार अनुमान लगाता है कि हो सकता है इसमें जो राजा रहते थे उनको रक्षा के लिए ये एक प्रकार से रक्षा दीवार भी लगाया जाता था। ठीक है, अभी धौलावीरा में जल प्रबंधन के लिए एक अच्छी प्रणाली मिलेगा जिसमें मतलब जलों को संरक्षित करके रखा जाता था। ऐसा हो सकता है कि मतलब उस समय मतलब पानियों का भी ज़्यादा महत्व समझता होगा इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसलिए उसको मतलब जल निकासी के लिए बहुत अच्छा सा प्रबंधन करके रखा हुआ था। ठीक है, अब ये नगर हो गया, दुर्ग, दुर्ग को एक रक्षा प्रहरी और एक ऐसे छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ऐसा टीला मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे सुतका गेंडोर, लोथल, ये सब में ऐसा ऐसा जो टीला मिला है उसमें डायरेक्ट ये बताया गया है उस टीला में कि कभी कभी तीन तीन टीला का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें और तीनों टीला को एक ही रक्षा प्रहरी से इसको घेर दिया गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा जगह भी मिला है जिसमें तीन टीला का निर्माण है और एक ही रक्षा प्रहरी से इसको क्या कर दिया गया, घेर दिया गया, जिसमें बीच वाले भाग को क्या बोल दिया जाता है, मध्य नगर। किस क्या बोला जाता है, मध्य नगर, और ये वाले को नगर, और पश्चिम वाले भाग को क्या बोला जाता था, हमेशा के लिए दुर्ग बोला जाता था। ये समझ में आया, और जगह भी है उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, आगे चल के सब चीज मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि जैसे बोला जाता है, हमें बार बार ये भी बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार उत्तर से लेकर पश्चिम तक कितना किलोमीटर था। जैसे ये उत्तर से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी थी, कितना किलोमीटर में फैला हुआ था, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, कितना, 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर। पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना किलोमीटर में फैला हुआ था, तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना था, तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, ये बातें इतना समझ में आ गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी थी, तो 1600 किलोमीटर, इतना क्षेत्र में फैला हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अब ऐसा कोई स्थल में ऐसा कोई उसमें से मूर्तियां मिला है जिसमें इतिहासकार डायरेक्ट इसका अनुमान लगा है कि हो सकता है ये साधु हो। किस एंगल से ये साधु लगता है? केवल अनुमान पे हो सकता है कि ऐसा भी बहुत सारे उसमें से मिला हो, लेकिन इसमें मूर्तियां मिलने के कारण वहाँ पे बोल दिया गया जो वस्त्र पहना हुआ है, जो दाढ़ी मतलब इसमें बड़ा हुआ है, इसके आधार पर इतिहासकार बताता है क्या है कि ये एक साधु भी मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता से वहाँ पे, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो टीला है इधर से जो दुर्ग वाला बना कर रखा जाता था, ये वाला भाग को, इसी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते थे? दुर्ग। और इधर वाला जो भाग हो जाता था उसको क्या बोला जाता था? नगर बोला जाता था। मतलब जो दुर्ग होता था हमेशा कैसे ऊपरी वाला टीला में बनाया जाता था, ठीक है। और जो ऊपर ऊपर वाला में कैसे जो थोड़ा सा ऊंचा भाग हो, क्योंकि जब बाढ़ आए कोई भी प्राकृतिक संकट आए घटना घटे तो जो ऊपरी वाला टीला वो सुरक्षित बच सका। और ऊपरी वाले टीला में कौन लोग रहते थे? वही जो अभिजात कुलीन वर्ग रहते थे, शासक वर्ग रहते थे, जो हमेशा इस सभ्यता में क्या करते थे? शासन करते थे, ठीक है। आगे चलो। अब देखिए यहाँ से ये इसका विस्तार भी कैसे हुआ है, ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सबके बारे में बताया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे यहाँ पे दिया है कि सभ्यता दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी भाग को नगर और पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता था? दुर्ग बोला जाता था। इसमें पूर्वी भाग को क्या बोला जाता था? नगर। और पूर्वी भाग को नगर और पश्चिमी भागों को दुर्ग बोला जाता था। और इसमें दुर्ग और नगर एक ही रक्षा दीवार से घिरा लोथल और सुरकोटदा में मिलता है। जैसे दो ऐसा स्थल है जहाँ पे दुर्ग और नगर को एक ही रक्षा, जैसे ये दुर्ग हो गया और ये नगर हो गया, इसको एक ही रक्षा दीवार से क्या कर दिया जाता था? हमेशा घेर के रखा जाता था। कौन कौन से जगह पे? तो एक पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा स्थलों का मतलब खोजा गया, ऐसा स्थल है जहाँ पे दुर्ग और नगर है। और हमेशा बहुत सारे ऐसे स्थल है जहाँ पे दुर्ग को क्या कर दिया? अलग रक्षा दीवार से घेर कर रखा गया है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि लोथल और सुरकोटदा ऐसा दो जगह है, लोथल और सुरकोटदा ऐसा दो जगह पे जहाँ पे दुर्ग और मतलब दुर्ग और नगर को एक ही रक्षा दीवार से क्या करके रखा जाता था? घेर के रखा जाता था। और चनहुदड़ो में दुर्ग और नगर में कोई रक्षा दीवार नहीं है। और एक ऐसा भी जगह है चनहुदड़ो जहाँ पे नगर और रक्षा दीवार में मतलब नगर और किसमें? दुर्ग में एक भी कोई भी रक्षा दीवार इसमें सम्मिलित नहीं है, ऐसा ही बस खाली करके छोड़ दिया गया। और धौलावीरा में 3 टीला मिलता है। और धौलावीरा में क्या मिलता है? 3 प्रकार का टीला मिलता है, 3 प्रकार का टीला। ये वाला दुर्ग हो जाता है, ये दुर्ग, इसको दुर्ग बोला जाता है, इसको मध्य टीला बोला जाता है और इसको नगर बोला जाता है, ठीक है। नगर बोला जाता है, मध्य नगर और नगर। इस प्रकार से कहाँ पे मिला है? तो धौलावीरा में मिला है, ठीक है। समकालीन सभ्यता, इसके बारे में भी कल बताए थे, आज भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। समकालीन सभ्यता मतलब जैसे भी देखिए जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग हैं, जो भी इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को खोजे, तो बहुत सारे जो उस समय हमारा मतलब देश क्या था? ब्रिटिश शासन के अधीन था। उसमें जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो हमारे सभ्यता को मतलब एकदम नीच दिखाना चाहते थे। वो जानते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास खुद से नहीं हुआ है, ये किसी दूसरे सभ्यता से इसका विकास हुआ है। और उसी के समकालीन अलग भी, समकालीन मतलब क्या था? एक जैसा, समान, एक दूसरे के आसपास जो सभ्यता है वैसे पलती है। जैसे इसके समकालीन में तो उसी के समय काल में कोई ना कोई सभ्यता जैसे का हो विकास कर रहा हो, उसी के समय काल में कोई ना कोई सभ्यता उसके मतलब विकास कर रहा है। जिस समय क्या कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। तो इसके समकालीन कौन कौन सा सभ्यता था? तो हमने पढ़ा 11th क्लास में भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा कौन सा था? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तीसरा कौन सा था? चीन की सभ्यता। जो चीन क्या है? पीली नदी घाटी के किनारे मतलब वहां पे पली बड़ी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता? चीन की सभ्यता, ठीक है। ये सब सभ्यता जी तो ये जो भी सभ्यता था वो किस समय मतलब विकास हुआ था? जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था उसी समय ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। ये बातें समझ में आ रहा है आपको पूरा? अब देखिए कभी कभी इतिहासकार कहता है कि जो भी ब्रिटिश इतिहासकार है वो लोग कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये कतई सही नहीं है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता था
सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कितना गुना बड़ा है, इससे लगभग 12 गुना बड़ा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से कितना गुना बड़ा है, 12 गुना। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि सभ्यता का विकास जो हुआ है, अधिकांश जो नगरों का निर्माण हुआ, विकास हुआ, वो कहाँ से हुआ है, तो मंदिरों से हुआ है। मंदिर की वजह से इस नगरों का क्या किया गया, विकास किया गया। लेकिन मिस्र की और वहीं पे यहाँ पे मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। जो मोहरों का साक्ष्य मिलता है, मोहरों का साक्ष्य इसी से तो पता चलता है कि इसके समकालीन है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से पाई गया है, मिस्र से पाया गया है, चीन की सभ्यता से पाया गया। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, उसका भी जो मोहरे है, कुछ साक्ष्य, वो कहाँ पे पाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाता है, चाहे अनुमान लगाकर बोला भी जाता है कि हो सकता है कि ये जो साक्ष्य मिला, ये जो पुरातात्विक अवशेष मिला, इससे हो सकता है कि ये व्यापार के लिए क्या किया जाता होगा, इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो हमको बस इतना याद करके रखना है कि जो समकालीन सभ्यता है कौन कौन सी थी, जो सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता थी, कौन कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसका विस्तार किन किन देशों में स्थित है, मतलब कहां कहां तक किन किन देशों में यह विस्तार फैला हुआ था। ठीक है, देखते हैं इसका विस्तार। देखिए, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां हुआ था, तो अफगानिस्तान में। एक हमारा कौन सा है, अफगानिस्तान, दूसरा कौन सा है, पाकिस्तान, और तीसरा कौन सा है, भारत। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तीन देशों में फैला हुआ था। पहला कौन सा, अफगानिस्तान, दूसरा कौन सा, पाकिस्तान, तीसरा कौन सा, भारत। और अफगानिस्तान में मुंडीगात और सुरतगोई, दो जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त किया गया, और वहां से कुछ अवशेष और पुरातात्विक स्थल भी मिला है, खोजा गया। कहां से, अफगानिस्तान से, दो जगह से, मुंडीगात और सुरतगोई से। पाकिस्तान में लगभग 3 प्रांतों से, 3 प्रांत का मतलब 3 राज्यों से खोजा गया। कौन कौन सा वो राज्य है, तो बलूचिस्तान, दूसरा कौन सा है, तो सिंध प्रांत, जिसको राज्य भी बोला जाता है, सिंध राज्य। और उसके बाद क्या है, पंजाब। जैसे भारत में पंजाब राज्य है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब क्या है, राज्य है। ठीक है, और भारत में लगभग 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया है। 7 राज्यों में। भारत में कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में। पाकिस्तान में कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में। ठीक है, 3 राज्यों में, 3 राज्य या प्रांत में। और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 जगहों से, 2 राज्यों से क्या मिला है, इसका शेष मिला है। कौन सा, मुंडीगाक और सुरतगोई से। ठीक है, अब इसमें जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, पाकिस्तान से 3 जगह मिला, और भारत में 7 राज्य। 7 राज्यों में से कौन कौन सा राज्य, तो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनमें क्या मिला है, भारत में पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त किया गया और खोजा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कहां कहां तक किन किन देशों में फैला हुआ था, 3 देशों में फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में 2 जगह पे, मुंडीगाक और सुरतगोई। पाकिस्तान में 3 राज्यों में फैला हुआ था, कौन सा, बलूचिस्तान, और कौन सा, तो सिंध और पंजाब। और उसके बाद कौन सा, यह भारत। भारत में कितने, 7 राज्यों में फैला हुआ था, जो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामकरण, हम अभी बताएं कि इसका नामकरण कैसे किया गया है। तो नामकरण अनेकों नामों से इसको जाना जाता है। सबसे पहले इसका है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद कौन सा है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन से पहले इसको देखते हैं, सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, सरस्वती घाटी की सभ्यता के बाद कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता से भी, कांस्य युगीन के नाम से भी किसको जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता को। और एक और था प्रथम नगरीय सभ्यता,
प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहले से सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पे जो लोग रहते थे उनका हो सकता है कोई दूसरा नाम हो, उस जगह का कोई दूसरा नाम हो, लेकिन ये इतिहासकारों द्वारा जो स्थल खुदाई किया गया है वो मुख्य रूप से जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु नदी के आसपास मिला है, सिंधु नदी के तटों पर मिला है। लगभग 2000 जो स्थल खुदाई किया गया है उसमें कहाँ पे मिला? तो सिंधु नदी के आसपास ये स्थल मिला, इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम पे इसका रख दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कर दिया गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, और इसी के नाम के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु घाटी में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, इसी के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। और सरस्वती घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के जब देखा गया कि सिंधु नदी के आसपास 2000 स्थलें मिली है और उनमें से जो 1000 स्थलें हैं वो लगभग सरस्वती नदी घाटी के आसपास मिल रहा है, सरस्वती नदी के आसपास मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती घाटी सभ्यता बोला जाता है। क्योंकि 1000 जो स्थल है वहाँ किस नदी के आसपास मिला है? सरस्वती घाटी के, सरस्वती नदी के आसपास। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि वहां पे सबसे पहले अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला धातु क्या था? मिश्र धातु कांसा था। वहां के लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? मिश्र धातु का, तो कांसा का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता, वहां पे सबसे पहले नगरों का निर्माण हुआ, नगरों का विकास हुआ, ऐसे ऐसे नगरों का एकदम पूरा 2-2 ताला मंजिलों का निर्माण हुआ था। प्रत्येक घर में एक कुआं, प्रत्येक घर में एक स्नानागार, और जो सड़कें नालियां निकलती थी प्रत्येक समकोण पे काटती थी। इस वजह से इसको क्या बोला गया है? प्रथम नगरीय सभ्यता बोला गया, क्योंकि पहली बार कहीं नगरों का निर्माण हुआ तो कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसका क्या नाम कर दिया गया? प्रथम नगरीय सभ्यता कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नगरीय स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जो 7 नगरीय स्थल था यह ही है। हम पहले भी कल यहाँ तक वीडियो बनाकर छोड़े थे। देखिए, पहला क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा पहला मतलब जो मुख्य रूप से नगर है। मोहनजोदड़ो, उसके बाद कौन सा है? लोथल, ये इसके बाद धौलावीरा, उसके बाद क्या है? कालीबंगा, उसके बाद कौन सा है? चनहुदड़ो, और उसके बाद क्या है? बनवाली। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो मुख्य रूप से जो नगर का मतलब मेन नगर, प्रमुख नगर मिला है, कौन कौन सा स्थल है जो नगरों के विकास में था? तो ये है हड़प्पा, और कौन सा? मोहनजोदड़ो, और कौन सा? लोथल, और धौलावीरा, और कलिबंगा, चनहुदड़ो और बनवाली। इनके बारे में आज हम लोग एक लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता ये प्रमुख नगरों में से एक नगर था, इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। ठीक है, इसका खोज कब किया गया था? किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। किसके निर्देश पर किया गया था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा जो स्थल है किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने 1921 में। पाकिस्तान, ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी नामक जिले के रावी नदी के तट पर। ये पाकिस्तान के कौन से राज्य में? तो पंजाब राज्य में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पंजाब के पंजाब राज्य में। हम बोले ना 3 राज्यों में फैला हुआ है, कौन कौन सा? तो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी नामक जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। अनागार, यहाँ से अनागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, वो भी 6 पंक्ति में 12 कमरे वाला। यहाँ पे भी एक विशाल अनागार का साक्ष्य मिला है जो 6 पंक्ति में है और 12 कमरा वाला अनागार है। ठीक है, 18 चबूतरे मिले हैं। यहाँ पे 18 चबूतरा बड़ा बड़ा मिला है। हो सकता है इसका 2 प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है। इतिहासकार इसका ऐसा अनुमान लगाया है कि जब चबूतरे बनाए गए हैं बड़े बड़े, ये हो सकता है कि कभी बाढ़ आए, कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो तो इन चबूतरों पर बैठकर खड़ा होकर अपना जीवन क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। और दूसरे तौर पे कि जब कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता होगा, कभी भी कोई पंचायत किया जाता होगा, तो इसलिए बैठने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ये 18 चबूतरों का प्रयोग किया जाता होगा। कहाँ पे? इस सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पे? हड़प्पा में। हड़प्पा में किसका मिला? 18 चबूतरों का अवशेष मिला, साक्ष्य मिला है। अनागार भी मिला, विशाल अनागार 6 पंक्ति का 12 कमरे वाला। और ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी नामक जिले के रावी नदी तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हड़प्पा से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसे 837 कहते हैं।
ठीक है, वहां पे लकड़ियों मतलब लकड़ी के बनाए हुए डब्बे में वहां पे क्या मिला है, 100 मिला है, जिस 100 को क्या नाम दिया गया, R37 नाम दिया गया। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। अभिलेख तथा अधिक मात्रा में मुहरें, यहाँ से अभिलेख भी मिली है, अभिलेख जो उस पर उकेर कर बनाया जाता था, अधिक मात्रा में वहां पे मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा नगर से, ठीक है। पक्की ईंटें तथा जल निकासी की प्रणाली, यहाँ पे पक्की ईंटों का निर्माण, जल निकासी मतलब जल को अच्छे से प्रबंधन किया गया था। प्रत्येक गलियों से जो घरों से जो नल के निकल के आती थी वो एक चौराहे पे आकर मिलता था, चौराहे से मेन नलियां जाकर शहरों से बाहर गिर जाती थी प्रत्येक, और पक्की ईंटों का बना होता था। उसका पुजारी की पत्थर की मूर्ति, जो मूर्ति दिखा है ना वहां पे, वैसा मूर्ति उसको बोला गया क्या, वो हो सकता है कि पुजारी हो ना हो, कैसे अपने मनोरंजन के लिए कोई चीज बना दिया गया, लेकिन उस समय की बात है, इतिहासकार जो वस्तु जो पुरातात्विक अवशेष मिला उसको केवल अनुमान पे बता रहा है कि वो वस्तु क्या है, वो पुजारी, वो मूर्तियां कैसा मिला, पक्की पुजारी के पत्थर की मूर्ति मिली है, ठीक है। वो मूर्तियों को बताया गया क्या कि वो पत्थर की मूर्ति है, उसको पुजारी बोला गया है। शंख बना बैल, कहाँ पे, शंख से जो बना बैल है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर के बारे में जान गए। 7 गो प्रमुख नगर मिला, उसके बारे में पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है क्या, हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मतलब पंजाब राज्य के कौन सा, मोंटगोमरी नामक जिले में, किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, रावी नदी के तट पे। अनागार, यहाँ से कौन कौन सा अनागार, 6 पंक्तियों में 12 कमरे वाला मिला है, 18 चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिला है, एक लकड़ी की कब्र जिसे R37 कहते हैं वो भी मिला है। अभिलेख तथा अधिक मात्रा में क्या मिला है, मोहरे मिला है। पक्की ईंट तथा जल की निकासी प्रणाली, सबसे उत्तम व्यवस्था वाला यहाँ पे मिला है, पक्की ईंटों का और जल निकासी की प्रणाली मिला है। पुजारी का पत्थर की मूर्ति मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। और शंख का बना बैल मिला है, कहाँ से, तो हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा नगर से मिला है। अब हम अगला नगर देखते हैं, मोहनजोदड़ो, जिसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। इसके बारे में भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता था। इसकी खोजकर्ता कौन है, तो राखल दास बनर्जी। कब किए थे, 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। कब, 1922 में। पाकिस्तान के पंजाब, कहाँ पे स्थित है ये, तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लड़काना जिला में, कहाँ पे, लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पे। इसे मृतकों प्रेतों का टीला या सिंधु सभ्यता का बगीचा या स्तूप टीला के नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, मृतकों या प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो को इन नामों से जाना जाता है। मलेरिया का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ आने की साक्ष्य, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी नगर में बाढ़ आया है तो कहाँ पे आया है, मोहनजोदड़ो में आया है, ठीक है। जनसंख्या सबसे अधिक, इसी नगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या था। विशाल स्नानागार प्लस अनागार भी मिला है, यहाँ पे दोनों, विशाल स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है, विशाल अनागार भी मिला है, मतलब अनाजों को इकट्ठा करके रखने के लिए विशाल अनागार था, और स्नानागार भी बड़ा था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहासकार अनुमान लगा के बोलता है, उस समय अनुमान लगाया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, उसमें हो सकता है कि किसी पर्व या त्योहार पे, किसी फंक्शन पे वहाँ के सभ्यता के लोग उस विशाल स्नानागार में आकर क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे, ठीक है। अब कह रहे कि एक दाढ़ी वाला साधु की पत्थर की मूर्ति भी मिला है, यहाँ से एक दाढ़ी वाला साधु की पत्थर की मूर्ति मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहर मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा राजधानी किसको बोला जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य, मतलब सबसे पहले जो सड़कें उसको पक्की बनाई गई थी, कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में। प्रत्येक घर में एक कुआं और स्नानागार का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक घर में क्या मिला है, एक कुआं और एक स्नानागार का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा देखें। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। उसकी खोज कहाँ, किस देश में की, किस राज्य में की गई, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला के किस रावी नदी के तट पर स्थित था। 1921 में उसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। और मृतकों प्रेतों का टीला या सिंधु सभ्यता का बगीचा या स्तूप टीला कहते हैं। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। एक दाढ़ी वाला साधु पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रत्येक घर में एक कुआं और स्नानागार की साक्ष्य भी मिला है, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं हम।
लोथल, लोथल के बारे में पढ़कर अब यहीं पे आज हम लोग खत्म करेंगे। जो अगला नगर है, 4 जो नगर बचेंगे उसको और उसके सामाजिक जीवन के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लोथल क्या है? तो लोथल ये इसका खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, 1953 ईस्वी में गुजरात के भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी के आसपास, ये भारत में खोजा गया है। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी के आसपास स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने 1953 में इसका खोज किया था। पूर्वी और पश्चिमी टीलों में कोई रक्षा प्रहरी नहीं था। इसके पूर्वी और पश्चिमी टीलों में मतलब जो टीलों का निर्माण किया गया था, इसमें कोई भी रक्षा प्रहरी नहीं है लोथल में। अगर है कि शतरंज का खेल, यहाँ पे शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला है। हाथी दांत का साक्ष्य मिला है लोथल से। भारत की मोहरें मिली है, जैसे मतलब जो प्राचीन साक्ष्य था उसमें फारस वाला जो यहाँ पे भारत हो गया है, ये फारस, जो फारस की सभ्यता थी, फारस मिस्र वाला, वहां से इसकी क्या मिला है? मोहरे मिला है। ये भारत नहीं होगा, क्या होगा? फारस, फारस की मोहरे मिली है। उसके बाद क्या है? ये एक साथ 20 समाधियों का साक्ष्य, एक साथ 20 समाधियों का क्या मिला है? वहां पे साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? लोथल में। आटा चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। मनका बनाने का साक्ष्य, मतलब मटका बनाने के लिए जो मटका बनाया जाता था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मम्मी का मॉडल मिस्र सभ्यता के साथ, यहाँ पे मम्मी मॉडल का एक 100 भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इसका जो व्यापारिक संबंध होगा, चाहे इसका जो संबंध होगा किससे होगा? मिस्र सभ्यता से होगा। ठीक है। चलाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है, यहीं तक आज रहने देते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।